जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है। देखें, हम आपको बता दें कि सन 1804 ईस्वी में इंग्लैंड के रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह परमाणु सिद्धांत पहले प्रस्तुत किया गया था। बाद में यह आधुनिक परमाणु सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। तो हम सबसे पहले आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यह प्राचीन परमाणु सिद्धांत है, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला परमाणु सिद्धांत ये था कि प्रत्येक इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिल करके हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो ये प्रत्येक तत्व का जो निर्माण है वह परमाणु से हुआ है। ये पहला सिद्धांत था। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को किसी भी रूप से चाहे तो हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी परमाणु को तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी याद रखे रहिएगा कि ये प्राचीन सिद्धांत है। बाद में परमाणु को तोड़ा गया था और परमाणु को तोड़ा गया था तो पता चला था कि उसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर काटता है। लेकिन ये प्राचीन परमाणु सिद्धांत है। तो प्राचीन परमाणु सिद्धांत में यही बताया गया कि परमाणु को अविभाज्य नहीं किया जा सकता और यह सूक्ष्मतम कण तो होता ही है। अब इसके बाद तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तीसरा सिद्धांत ये था कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु ये है, ये है, ये है। तो नाइट्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे सबका द्रव्यमान एक जैसा, सबका आकार भी एक जैसा होगा। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे वो भी एक समान होंगे। यानी तीसरा परमाणु सिद्धांत ये है कि एक ही तत्व के समस्त परमाणु एक जैसे होते हैं। और इसके बाद चौथा परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। चौथा परमाणु सिद्धांत ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण सब भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर एक नाइट्रोजन का परमाणु है और एक हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, नाइट्रोजन के जितने परमाणु होंगे सब एक जैसे होंगे। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें पांचवा सिद्धांत क्या है। पांचवा सिद्धांत ये है कि एक ही तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर के
अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु ये है, तो दोनों परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो ये हाइड्रोजन का अणु है। जब हाइड्रोजन अकेले रहता है तो यह हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखें तो यह ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है, और दोनों आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। और फिर अगला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब ये दोनों संयोग करते हैं तो जल का निर्माण होता है और जल एक यौगिक है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का हम देखें तो कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ये तीनों संयुक्त होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप ये जो छठवां परमाणु सिद्धांत है इसको आप याद रखे रहिएगा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो निश्चित अनुपात में संयोग करने के बाद यौगिक का निर्माण करते हैं। और फिर यहीं से हम लोगों को अब परमाणु का ज्ञान होता है। इसके पहले परमाणु का ज्ञान किसी को नहीं था, डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया था। और एक चीज हम आपको बता दें कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। तो यहां से परमाणु की अगर हम डिफिनीशन देखें तो परमाणु की डिफिनीशन हम लोगों को मिल रही है क्या, कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। एक सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है और सूक्ष्मतम का मतलब छोटा से भी छोटा। तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है, परमाणु अणु के अंदर रहता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता, अणु स्वतंत्र होता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ऐसे कह लीजिए, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की डिफिनीशन भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और परमाणु अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। अब अगर परमाणु ऐसा माना गया शुरू में कि परमाणु गोलाकार होता और बाद में परमाणु को गोलाकार देखा भी गया, तो परमाणु अगर कोई गोलाकार वस्तु है तो गोलाकार वस्तु का आकार हम उसकी त्रिज्या से ज्ञात करते हैं। जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका आकार छोटा होगा, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसका आकार बड़ा होगा। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह नैनोमीटर में होती है। यन का मतलब होता है नैनो और यम का मतलब होता है मीटर। नैनोमीटर में होती है और 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है।
तो इस प्रकार आज आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा और फिर आपको परमाणु के बारे में भी बताया गया, परमाणु का आकार आपको बताया गया। ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रारंभ में तत्वों का सिंबल माने प्रतीक कैसे अपनाया गया और उनमें कैसे सुधार हुआ, और सुधार होते 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 कैसे अब हम लोग बिल्कुल नए रूप में हम लोग देखते हैं तत्वों का जो प्रतीक होता है, उस प्रतीक को। तो प्रारंभ में कैसे बताया गया, फिर सुधार के बाद ये कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद फिर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, अणु भार, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।